सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद एजाज अहमद है। मैं 1984 कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बैच का एक रिटायर्ड अफसर। आज आपके रूबरू एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मौजूद हूँ। कौम मिल्लत का आम और ख़ास शख्स यही समझेगा कि भाई इस सब्जेक्ट से हमें क्या लेना देना है। आगे चलकर जब मैं इसकी वजाहत कर दूं कि यह सब्जेक्ट असल में है क्या, तो आप ताज्जुब करेंगे। मेरा आज का सब्जेक्ट है इनाम लैंड्स, यानी इनाम की ज़मीन। इनाम की ज़मीन, तो इस सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। ये इनाम की ज़मीन क्या है, ये कौन देते थे, इसकी नौवियत क्या हुआ करती थी, इस पे मैं एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना पसंद करूँगा। हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल नवाब थे, सुल्तान थे, राजा महाराजा थे, तो ये लोग उस जमाने में अपनी रियाया में इनाम की जमीन तकसीम किया करते थे। किन को तकसीम करते थे? मोतबर शख्सियतों को, खानखाहों को, इदारों में, मस्जिदों को, खबरस्तान को, आशुर खाने को, मठ मंदिर को, इस किस्म से ये लोग जो है इनाम दिया करते थे। इनाम की मिकदार क्या हुआ करती थी? इनाम की मिकदार 10-15 एकड़ नहीं, बल्कि 10-15 गांव दिए जाते थे। कई इकट्ठा करके 20-25 गांव दिए जाते थे। हजारों की तादाद में जमीन इनाम के तौर पर दी जाती थी और सूबों में भी जो है इनाम की जमीन दी जाती थी। अगर हम देखें कि इस इनाम की नौवियत क्या होती थी, तो इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। एक, जो जमीन इनाम के तौर पे दी जाती थी वो इनफरादियत पे दी जाती थी। कोई साहबे, कोई मोतबर शख्सियत है उनको दी जाती थी, या मशाइखों को दी जाती थी, सज्जादा नशीन को दी जाती थी। और दूसरी जो चीज़ है वो खानखाहों को दी जाती थी, मंदिरों को दी जाती थी, मठ को दी जाती थी, मस्जिद को दी जाती थी, खबरस्तान को दी जाती थी, आशुर खाने को दी जाती थी, ईदगाह को दिया जाता था, मदरसों को दी जाती थी। तो ये इदारों को दी जाती थी। इसके बाद तीसरा ग्रोह वो मिलेगा हमें जो सर्विस इनाम कहते हैं, जिसको जैसे एक विलेज के अंदर काम करने वाला कोई पटवारी है, कुलकर्णी है, खाजी है, तड़वार है, नीरगंटी है, पुलिस पटेल है, तो इन लोगों को भी इनाम दी जाती थी। तो इनाम की जमीन जो इन लोगों को जो दी जाती थी, हजारों के एकड़ में दी जाती थी, इसकी काश्त इनामदार या जागीरदार या जुड़ीदार जो भी कहें, ये लोग काश्त नहीं करते थे। उसी गांव के बाशिंदे ये जमीन को काश्त करते थे। साल में एक मर्तबा जो जुड़ीदार हो या इनामदार हो या जागीरदार हो, इनको वो अपना रेवेन्यू देते थे। तो ये मोतबर शख्सियतें वो रेवेन्यू को आपे कलेक्ट करते थे और जो सावरीन पावर उस वक्त पे था, उन लोगों को ले जाकर ये तोहफे तहाइफ पेश करते थे। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये जागीरदाराना जो रिवाज रहा, इनामदार जो रहे, अब इस सिलसिले को ख़त्म करना ये हिंदुस्तान की हुकूमत का सबसे पहला एक अहम काम रहा। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद रियासतों में और मरकजी हुकूमत में ये तय किया गया कि ये जुड़ीदाराना जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। तो इन्होंने वक्तन व फोख्तन कुछ एनैक्टमेंट जारी किए। 1948 में सबसे पहला एक एक्ट बना, जिसके तहत इनाम्स अबॉलिशन एक्ट 1948 से शुरू हुआ। वक्तन व फोख्तन ये जारी होते रहे और इसका आखिरी एक्ट जो है वो कर्नाटक सर्टन इनाम्स अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1977। 48 से लेकर 77 तक कुल मिलाकर 12 एक्ट आए हैं, जिसमें हुकूमत का मकसद यही रहा है कि इनामदारी या जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और जो फार्मर इनकी ज़मीन का जो काश्त करता था उसको मालिक बना दिया जाए। तो कर्नाटक को 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो पहले मैसूर था फिर उसके बाद कर्नाटक हुआ, तो इसके हम देखते हैं कि इसको 5 हिस्सों में बांटा जाता है। आमतौर पर जो लोग कहते हैं, एक है बॉम्बे कर्नाटका,
एक है हैदराबाद कर्नाटका, एक ओल्ड मैसूर, उसके बाद मद्रास प्रोविंस और कोडगु या सेंडूर महाराजा का एरिया। तो इस किस्म से ये जितने भी हिस्से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से पहले जो थे, ये हर जगह पर लोगों के पास इनामी जमीनात थे। तो लोग 1948 से इनाम की जमीन को खत्म करना यह हुकूमत का मंशा रहा। तो लोग एप्लीकेशन डालते रहे, वक्तन व फोख्तन एप्लीकेशन डालते रहे। 48 में इनाम अबॉलिशन आया, उसके तय लोग एप्लीकेशन डाले। 54 में आया, उसके तय एप्लीकेशन डाले। 55 में आया, एप्लीकेशन डाले। तो इस किस्म से इनको जो एप्लीकेशन डालने का जो वक्फा था, ये इसी तरह एक्सटेंड करते रहे। सबसे पहले इसकी आखिरी तारीख जो फिनिश की गई थी वो 28 फरवरी 1970 को खत्म हुई। इससे मुतमईन नहीं हुए कि लोगों को जो है ना, जो लोग कास्ट कर रहे थे उनको ओनरशिप नहीं मिली, तो इसको फिर एक्सटेंड किया गया, वक्तन और फोख्तन एक्सटेंड किया गया। इसका जो आखिरी एप्लीकेशन डालने की जो तारीख थी वो 31 मार्च 1991। सो 31 मार्च तक 1948 से लेकर 31 मार्च 1991 तक जो लोग एप्लीकेशन डाले थे, जो ये इनाम की जमीन के लिए जो एप्लीकेशन डाले थे, ये इनाम के जमीनात अपने अपने जो फार्मर्स कर रहे थे उनके नाम पर उनको ओनरशिप दे दी गई। तो इस तरह हुकूमत का जो मंशा था कि इनाम की जमीन या इस जो ये रिवायत थी इसको खत्म कर देना। तो अब मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूं जो अहम है, वो ये है जिससे कौम मिल्लत का हर आदमी इंटरेस्टेड है और हर आदमी इस सब्जेक्ट को जानता है या इस सब्जेक्ट के बारे में जानना पसंद करता है। ये जो इनाम के जो जमीनात थे, ये जमीनात सिवाय वक्फ इदारों के कोई और नहीं है। 1948 से इनाम अबॉलिशन के एक्ट आते गए। 1965 में जब वक्फ बोर्ड में ये जो इदारे थे हमारे, मस्जिद, खानखा, दरगाह, ईदगाह, आशुर खाना, ये तमाम जो इदारे थे, इन इदारों को जो इनामात दिए गए थे, जो जमीन दी गई थी, इसको 1965 में सबसे पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन किया। नोटिफिकेशन हुआ, प्रोसीजर फॉलो किया गया, नोटिफिकेशन हुआ और हम बड़े खुश हैं कि भाई वक्फ के नाम पर जो है लाखों एकड़ जमीन है, हम खुश हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड, इसके दूसरी जानिब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे हमारे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम तो वही दरगाह का रहा, वही इनामदार का रहा, वही जूडीदार का रहा, वही जागीरदार का रहा, वही चैरिटेबल जितने भी थे, वही इंस्टीट्यूशन, वही संस्था के नाम रहे। मगर इनाम अबॉलिशन एक्ट में जो ओनरशिप चले गई, वो जितने भी ओनरशिप जिनको मिली थी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, पहाड़ी में, उनके नाम दर्ज हो गए। हजारों की एकड़ जमीन उनके नाम दर्ज हो गए और हम बैठे इस खुश फहमी में हैं कि हमारे पास लाखों के एकड़ जमीन हमारे फला दरगाह के नाम पर है, फला मस्जिद के नाम पर है, फला खबरस्तान, फला आशुर खाना, फला फला फला। तुम 1965 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ख्याली पलाव आपके जहन में रहा कि हमारी वक्फ की इतनी जागीर है, इतनी लैंड है, इतने इनाम जो दिए गए थे वो आपके खुश फहमी के लिए बेहतर था। मगर हकीकत में जितनी जायदाद जो थी, जितनी प्रॉपर्टी जो थी इनाम की, जो इन संस्थाओं के नाम पे जो थी, जो इन अवकाफी इदारों के नाम पर जो थी, वो इनाम अबॉलिशन एक्ट में लोगों के तय चली गई और उसके वो मालिक बन गए। यहां पर हुकूमत यहां पर मुतमईन नहीं हुई। ये जो इनामदारों की जो जमीनात थे, ये काश्त करने वाले को ओनरशिप देने का ये मकसद यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इससे बढ़कर सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने एक निजाम ले आए जिसको हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें सिर्फ इनाम की जमीन नहीं, बल्कि इनफरादी अगर कोई मालिक है, वो मालिक अगर मुझे काश्त करने के लिए जमीन देता है
और अगर मैं काश्तकार हूं, एज ऑन 1374 अगर मैं जमीन की काश्त करता हूं तो मालिक की जमीन, चाहे वो 1 एकड़ हो, चाहे 1 गुंठा हो या 100 एकड़ हो, मुझे बराबर से उसकी ओनरशिप दे दी गई। इनाम अबालिशन में जो उनको ओनरशिप देते थे उसको कहते हैं कि ऑक्यूपेशन राइट्स दिए गए थे, और लैंड रिफॉर्म्स में ओनरशिप राइट दे दिए गए जिसको अवार्ड किया गया था। तो इस किस्म से दोनों हालात में जो जमीन जो बच गई थी कुछ इन इदारों की, वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में चली गई। तो अब हम खुशफहमी में हैं कि भाई लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में हो या लैंड इनाम्स अबालिशन एक्ट में हो, जो जमीनात चले गए वो हमारे हिसाब से, हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो की तो रही। अब मैं कुछ फिगर्स देना चाहता हूं आपको कि भाई हमारे पास कितनी जमीन थी। एक कमेटी की एक रिपोर्ट है जो PS वस्त्रत साहब की कमेटी है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर गुफ्तगू करूंगा। तो उस कमेटी में इन्होंने यह हवाला दिया है कि हुकूमत कर्नाटका के पास आज तक इनाम की कितनी जमीन है इसके फिगर्स अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता मैं अवकाफी इदारों से, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों से, DC ऑफिस से, AC ऑफिस से, तालुक ऑफिस से, इन तमाम इदारों और महकमों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको एक टैबुलेशन किया गया, और उसके मुताबिक जो हमारे पास इनाम की जमीन जो थी वो 1,10,400 एकड़ जमीन इनाम की थी। 1,10,399 एकर्स। तो 1,10,400 एकड़ जमीन ये वक्फ के इदारों की जमीन जो इनाम की ही थी, हम नोटिफाई किए थे, मगर इसमें से जमीन पूरी चली गई। कितनी चली गई, अब इसका भी मैं आपको खुलासा कर देता हूं। यह जो जमीन है, ज्यादातर इनाम की जमीन जो थी या अवकाफी जमीन जो थी, वो नॉर्थ कर्नाटका में ज्यादा और साउथ कर्नाटका में कम। नॉर्थ कर्नाटका में गुलबर्गा डिवीजन में 52% ऑफ द इनाम लैंड इज फ्रॉम गुलबर्गा डिवीजन। गुलबर्गा डिवीजन में 52% रही है। बेलगाम डिवीजन में 36% रही है, और बेंगलुरु में 7.7% रही है, और मैसूर में 5% रही है। तो ये जो है हमारी जमीन थी। तो इतने परसेंट, दैट इज 52%, 36%, 7.7% एंड 5%, ये जो है हमारी इनाम की इमलाक जो अवकाफी इदारों के नाम पर थी। अब इसका हुआ क्या, इनाम अबालिशन एक्ट में जमीन चली गई, और उसके बाद सडन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में चली गई, और चंद जमीनात लैंड एक्विजिशन में चले गए जो पब्लिक पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल हो गए हैं। तो इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं आपको। इनाम में 46,500 एकड़ जमीन गई है। इनाम में 46,500 एकड़, और लैंड रिफॉर्म्स में 23,700 जमीन गई है, और लैंड एक्विजिशन में 3,100 एकड़ 3,100 एकड़ जमीन गई है। इस तरह हमारी मुकम्मल जो वक्फ के इदारों की जो जमीन थी, 66.66% जमीन आज वक्फ इदारों की नहीं है। ये या तो इनाम्स अबालिशन एक्ट में चली गई, या तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में चली गई, और 3,000 लैंड एक्विजिशन में चली गई। अब हम इस खुशफहमी में हैं कि भाई वक्फ की इमलाक लाखों एकड़ है, हजारों एकड़ है। बड़ा ताज्जुब होता है कि जो लोग वक्फ, अगर किसी को वक्फ के बारे में अगर किसी को बात करना है तो उसको पहले चाहिए कि वो ये समझे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या है, सर्वे सेटलमेंट एक्ट क्या है, इनाम्स अबॉलिशन एक्ट क्या है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट क्या है। ये तमाम एक्ट को समझने के बाद अगर किसी को चाहिए कि जब वो कहे कि वक्फ की जायदाद कितनी है, वक्फ की इमलाक क्या है, वक्फ इमलाक पे अगर किसी को बोलना है तो उस शख्स को चाहिए कि वो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट को समझे,
सर्वे सेटलमेंट एक्ट को समझे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को समझे, इनाम अबॉलिशन एक्ट को समझे, उसके बाद जो है वो किसी वक्फ की इमलाक के बारे में बात कर सकता है। आज हम देखते हैं कि हर आदमी वक्फ पे बड़ी आसानी के साथ अपने जुमले धरते हैं। मुझे अफसोस होता है कि वह वक्फ के या औखाफी जायदाद के बारे में ABCD नहीं जानते मगर बात करते हैं। मगर इस मौजू पे मैं अब बात करना नहीं चाह रहा हूं, मगर ज़रूर मैं इस मौजू पे बात करूंगा, जिसके लिए मैं अलग से अब कुछ एपिसोड्स में निकालने वाला हूं औखाफ वक्फ के टॉपिक पे। इंशाल्लाह उस वक्त पे बात करूंगा। चलिए अब मैं इस बात पे आता हूं कि इस किस्म से हमारे पास जो ज़मीन अब बच गई है वो औखाफी इमलाक की, जिसको हम इनाम की ज़मीन कहते हैं, वो 33,000 हमारे पास बच गई है। तो 1991 में जैसे कि मैंने कहा कि आखिरी तारीख थी इनाम के ज़मीनात को अप्लाई करके अपने नाम पे ओनरशिप हासिल करने के लिए 1991 वाज द लास्ट डेट। अब 30 साल के बाद हुकूमत दोबारा इस ज़िमन में उन्होंने सोचो विचार किया है और वो ये सोच रहे हैं कि अब फिर दोबारा लोगों को मौका दिया जाए कि जो भी बखिया इनाम की ज़मीन है उसके लिए एप्लीकेशंस डालने के लिए वक्फे को यानी टाइम को एक्सटेंड किया जाए। इसके लिए एक नई कमेटी फॉर्म की गई ऑन 4/11/2019 को, जिसकी सदारत PS वस्तरत साहब ने, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने की। 4 मेंबरों पे मुश्तमिल एक कमेटी थी। इस कमेटी के सामने 2 जिम्मेदारियां दी गई। इस कमेटी के सामने 2 जिम्मेदारियां दी गई। एक ये कि इनाम के ज़मीनात को एप्लीकेशन डाल के ओनरशिप हासिल करने के लिए वक्फा दिया जाए या नहीं, एक पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह था कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और इनाम्स अबॉलिशन एक्ट को औखाफी इमलाक के लिए लागू नहीं किया जा सकता, यह दूसरा मुद्दा। तो ये 2 मुद्दों को आगे रखकर ये कमेटी फॉर्म की गई। तो अब मैं आपको, ये कमेटी ने सोचो विचार किया, इन्होंने एक सिफारिश की है, मगर इस कमेटी के सिफारिश पे आने से पहले इस दरमियान में मैं 2 बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 3 बातें। पहली बात ये कि पंजाब एक वाहिद स्टेट ऐसा है हिंदुस्तान में जहां पर इनाम्स अबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट औखाफी इमलाक को अप्लीकेबल नहीं है। औखाफी लैंड्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम application of Land Reforms Act and Inams Abolition Act। तो इसको भी मद्देनजर रखा जाए। और इस दरमियान में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सदारत या जिसकी सरपरस्ती रमेश कुमार साहब ने किया था। तो उनके सामने ये मुद्दे को रखा गया कि जिस तरह पंजाब में इनाम अबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को औखाफी इमलाक के लिए लागू नहीं किया जा सकता, इस पे आप अपने फाइंडिंग्स को दें। तो जनाब रमेश कुमार साहब ने ये फाइंडिंग अपने सिफारिश किया है कि जिस तरह पंजाब में ये इनाम्स अबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वक्फ एक्ट के लिए, वक्फ इमलाक के लिए लागू नहीं किया जा सकता, इसी तरह कर्नाटक में भी इंप्लीमेंट किया जाए। इन्होंने एक सजेशन हुकूमत को दिया है बतौर सदर कैबिनेट सब कमेटी। अब ये 2 मुद्दे हमारे पास हैं, वस्तरत कमेटी के सामने ये 2 मुद्दे हैं। और इससे हटकर एक बड़ा मशहूर एक मखौला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सैयद अली वर्सेस वक्फ बोर्ड ऑफ हैदराबाद रिपोर्टेड इन 1998 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 972 में जो रिपोर्ट आया है, ये भी जो है ना, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का मखौला है कि वंस वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। तो वस्तरत की कमेटी ये 2 मुद्दों पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 मुद्दे, इनाम की जमीन को फिर एप्लीकेशन डाल के ओनरशिप हासिल करने के लिए टाइम एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, और दूसरा मुद्दा इनाम्स अबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को
औखाफी इमलाक के लिए अप्लीकेबल करना है या नहीं करना है। वस्त्रत साहब की कमेटी ने इन तमाम बातों को, इन तमाम उमूर को, इन नुकात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हुकूमत के सामने अपनी सिफारिश को पेश किया है। सिफारिश क्या है कि इनाम की जमीन जो बची कुची जो बाकी है, इस इनाम की जमीन को दोबारा एप्लीकेशन डालकर लोग अपनी आप को मालिक करार देने के लिए एक अवसर दिया गया, इसके लिए टाइम को एक्सटेंड किया जाए। बेस्ड ऑन दिस टाइम को एक्सटेंड किया गया है, वो जनवरी 17, 2023 आखिरी तारीख है, यानी लगभग जस्ट 15 दिन के बाद, 15 या 18 दिन के बाद इनाम की जमीन को अगर आप काश्त कर रहे हैं, आप जो चाहे आदमी हो, आप लोग अगर काश्त कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डालो और तहसीलदार को एप्लीकेशन सबमिट करो, और जो हकीकत होगी, जांच होगी, इसके जिमन में, इसके इवज आपको ओनरशिप दी जाएगी। इसका जो टाइम जो दिया गया है वो 17 जनवरी 2023। दूसरा मुद्दा है कि जनाब वस्त्र साहब की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के उस मुखले को भी उन्होंने इजहार किया है, और जनाब रमेश कुमार साहब की कैबिनेट सब कमेटी के डिसीजन को भी, या उस सिफारिश को भी उन्होंने उसमें चर्चा की है, और उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचा है उस कमेटी में कि इनाम अबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट औखाफी इमलाक को लागू होना चाहिए, इसको एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। तो अब हमें बिल्कुल खुला, हुकूमत का एक खुला नजरिया हमारे सामने आ गया कि भाई इनाम की जो जमीनात जो बचे हैं, जनाब वस्त्र साहब की कमेटी में यह कहा गया है कि अभी लगभग 22,000 एकड़ जमीन बाकी है, और हमारे टैबुलेशन के मुताबिक, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस और डीसी ऑफिस से जो हमने टैबुलेट किया है, उसके मुताबिक अभी 33,000 एकड़ जमीन हमारे पास बाकी है। तो इसको लोग अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख 17 जनवरी 2023 है। तो ये 4 अप्रैल 11 तारीख को जब ये निर्णय लिया गया हुकूमत में, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रियासत के पूरे डिप्टी कमिश्नर को यह इत्तला दी गई है कि भाई जो लोग इनाम की जमीन काश्त कर रहे हैं, उनको फार्म नंबर 1 में, फार्म नंबर 1A में तहसीलदार को या लैंड रिफॉर्म्स के सेक्रेटरी को एप्लीकेशन डालो, और इसकी बिल्कुल मजीद हालत में इसकी तशहीर की जाए, इसकी चर्चा की जाए, इसको प्रोनाउंस किया जाए। इस किस्म के इंस्ट्रक्शन अप्रैल 2022 में पूरे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट्स को यह इत्तला दी गई है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड क्या किया है, इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूं। ये 7 फरवरी 2022 को, 7 फरवरी 2022 को इन्होंने एक लेटर भेजा है पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों को इन्होंने एक लेटर भेजा है, जिसमें यह कहा गया है, मैं उसके एक पैरा में पढ़ ही देता हूं। उस सर्कुलर के पेज नंबर 3 पे ये कहा गया है, consequent to the extension of time for filing application, people may file application claiming occupancy rights over the वक्फ lands। इन्होंने इनाम नहीं कहा, क्योंकि वक्फ बोर्ड को मालूम है कि इनाम की जमीन इज नथिंग बट इट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो इसलिए वक्फ बोर्ड से जो सर्कुलर निकला है उसमें यही कहा गया है, consequent to the extension of the time for filing application, people may file applications claiming occupancy rights over the waqf lands, unregistered, registered, or notified in the Gazette. The waqf officers, the waqf surveyors, waqf inspectors shall monitor filing of such applications, get the details and immediately intimate the legal section of the board under intimation to the survey section. The legal assistants in the head office
shall take action to implead in such cases to protect the वक्फ प्रॉपर्टीज। ये सर्कुलर बड़ा क्लियर है कि वक्फ बोर्ड इस सर्कुलर के तहत ये मानता है कि लोग एप्लीकेशन डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स इसको मॉनिटर करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि रोजाना या हफ्ते में एक बार फरवरी से लेकर अब तक भाई जाकर देखो कि कितने लोग एप्लीकेशन डाले हैं, उसको मॉनिटर करो, उनको समझाओ, उनको कैसे करना है ये तमाम बातें बतलाओ और वो इंफॉर्मेशन आप वक्फ बोर्ड के लीगल सेक्शन को और सर्वे सेक्शन को दो। तो वक्फ बोर्ड का सर्वे सेक्शन और लीगल सेक्शन इन एप्लीकेशनों के साथ वो इंप्लीड होने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। ये जो है उसका मफहूम है, उस पूरे सर्कुलर का मफहूम यही है, उसका जुज है। अब मैं यहां पर अपने तय कोई बात मैं बोलना पसंद नहीं करता। खुदा जाने कि वक्फ बोर्ड में कितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर इसको मॉनिटर किए हैं, खुदा जाने कि वक्फ बोर्ड के अंदर इसको टैबुलेट किया गया है या नहीं किया गया है, इसको मॉनिटर किया गया है या नहीं किया गया है, फरवरी से लेकर अब तक कितनी मीटिंगें हुई हैं, कितने बार रिव्यू हुआ है, कितने लीगल असिस्टेंट इससे वाकिफ हैं, कितने एप्लीकेशन आए हैं, इसके डिटेल्स ये मुझे नहीं मालूम। ये वक्फ बोर्ड में काम करने वाले लोग जानते हैं कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं, इनको किस तरीके से ये मॉनिटर किया जा रहा है। तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आम लोग जो आम फहम के लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि भाई वक्फ की जायदाद बहुत है, लाखों एकड़ की जायदाद है और वंस वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। ये 1998 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद ये लोग इसको एप्लीकेबल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एंड लैंड इनाम्स अबॉलिशन एक्ट ये लागू होते हैं। ये हुकूमत का एक निर्णय है और ये बची कुची जो जायदाद है, इस जायदाद को भी, अवकाफ की जायदाद को भी एप्लीकेशन का टाइम एक्सटेंड करके उसको जो काश्त कर रहा है उसको उसका मालिक बनाने की एक मुहिम इस कानून के तहत अब लागू हुई है। अब भी आपको मौका है, अगर आयन वक्त पे ना ही सही, देर आयत दुरुस्त आयत, देर ही सही, अब भी आप किसी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और देखें कि लोग इस एप्लीकेशन डालने से हम कैसे रोका जा सकता है। ये मेरी इनफरादी राय है। मैं अब अवाम पे छोड़ता हूं, वक्फ बोर्ड पे छोड़ता हूं कि एक हकीकत थी जो मुझे लोगों के सामने बयान करना था। बहुत कम लोग जानते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट क्या है, इनाम अबॉलिशन एक्ट क्या है, हुकूमत के कैसे सर्कुलर्स आए हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये मालूमात देना मेरा काम था, मैं आप तक ये बात पहुंचा दिया हूं। अब वक्फ बोर्ड है, लोग हैं, वक्फ के अधिकारी हैं, अवाम है, जमीन है, आपके हाथ में इख्तिदार है, आप जो चाहे करें। अल्लाह से बस यही गुजारिश करता हूं, या परवरदिगार कि तू अवकाफ की जायदाद का मालिक तू है, उसका रखवाला तू रहेगा। बस तेरे लिए एक उम्मीद बाकी है। अब हमारे पास सिवाय दुआओं के और तेरे पास भीख मांगने के कुछ नहीं बचा है, ना इख्तिदार, ना हालात, ना हुकूमत, ना लोग। बस हम हालात से दो चार होकर हम जो है हम तेरे सामने हैं। अब बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।